मेरी मम्मी ये कहती थी कि ना जिनके नसीब जो है ना वो बड़े ऊंचे और मस्त होते हैं ना, उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जो बात है ना वो मेरे अंदर ही रह गई कि अब तो करना ही है। अब जैसे मैंने थोड़ा सा ना गीता या महाभारत या स्टोरीज़ जो इंडिया की स्टोरीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया कि अच्छा रामायण में ये क्या सीख दी गई है कि, और महाभारत में क्या सीख कि हाउ टू ओवरकम एथिकल डिलेमास। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आनी चाहिए। सर सिविल्स डेली में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हटके था। उसका रीज़न ये है कि जो मैं यहाँ पर जब मैं आई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, द पैनल मेंबर्स वर वेरी वेरी नॉलेजेबल इन द सेंस कि वो जो भी मैं आंसर दे रही थी दे न्यू कि कहाँ तक मेरी नॉलेज है और फिर उसको और टेस्ट करने की कोशिश की। रिज़ल्ट मेरा कभी था ही नहीं, रिज़ल्ट तो मेरे माँ बाप का था कि उनकी जो परवरिश है, उनके जो संस्कार है, दैट एक्चुअली प्रूव्ड कि हाँ यहाँ पर आके वी आर देयर फॉर यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं। So she is from prestigious Sri Ram College of Commerce. She then went on to clear company secretary, and she did not only clear, she topped company secretary all 3 stages. Also, she is associated with prestigious Delhi School of Economics. Academically brilliant, academically gifted. But then UPSC happened and it tested her at different levels. It knocked her out at different levels, but she bounced back every time. Till she secured All India rank 144 this year, and she is going to join Indian Police Services this time. Nipa, thank you so much for taking out your time and joining us at Civils Daily. So it's my pleasure. So Nipa, पिछला एक हफ्ता कैसा रहा है? Has it sunk in? वो या अभी भी सिंक इन हो रहा है? सर उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ तो होता है। मैं बहुत टाइम से वो चीज़ के लिए वेट कर रही थी और फाइनली जब वो होता है तो इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड सर बिफोर हैप्पीनेस कम्स अ साइन ऑफ रिलीफ कि फाइनली ऑल योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, फाइनली द सैक्रिफाइसेस ऑफ योर पेरेंट्स हैव वर्कड देयर मैजिक एंड द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर्स हैज़ बीन वैलिडेटेड। तो वो चीज़ जो होती है वो रिलीफ का जो होता है दैट ठीक है, ड्रीम्स डू कम ट्रू, वो एक जो फीलिंग है दैट इज सुप्रीम सर, वो हैप्पीनेस से कहीं आगे है। So you come from SRCC, of course. You graduated in 2015. Yes, you sir. could have gotten the bestest of package. Yes, You sir. could have gone to abroad. Yes sir. और पता नहीं क्या क्या और कर सकते थे आप. But you decided to enter into an uncertain exam. Yes sir. And you entered. Right. तो पहले तो मुझे वो समझाओ कि वो mindset कैसे था और मुझे वहाँ तक ले चलो till your initial prelims failures. Because 2018-19 जो दो initial attempts थे, you could not clear prelims, which Right, sir. supposedly is the first stage of the exam. Exactly. जो जनता को नहीं समझ आता. Exactly sir. So जिसका इतना stellar record रहा है, वो एक तो decision लेता है UPSC एग्जाम करने का और पहले दो प्रीलिम्स फेल कर देते हैं। वहाँ तक की स्टोरी बताओ। सर जो ये यूपीएससी का जो कीड़ा कहते हैं एज सच, वो इसलिए था दिमाग में बिकॉज माई फादर हैड ऑल्सो गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट इंटरव्यू। तो वहाँ से घर पे बात होती रहती थी और मदर फॉर फादर जो कि हैं मतलब टीचर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी मास्टर्स ले रखी हैं उन्होंने। तो वहाँ से एक इन्वायरमेंट ऐसा था घर पे कि मतलब चारों तरफ बुक्स होती थी और मन करता था कि पढ़ाई करें। तो मतलब वो होता है कि जैसे एक माहौल क्रिएट किया जाता है, इकोसिस्टम था। तो वो जो नई नई बुक्स आती हैं उसकी जो खुशबू होती है वो मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती है। एंड सर एक वो जेन्युइनली क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि आसपास चल क्या रहा है। तो वही न्यूज़पेपर पढ़ना और नई नई बुक्स पढ़ना, इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ना, सो दैट बिकेम माय ट्रेजर उस टाइम पर। फिर उसके बाद ये लगा कि हाँ कि मतलब यूपीएससी एक दिन तो करना है कि पापा को थोड़ा प्राउड फील कराएंगे। बट सर ये था कि मतलब कभी वैसे प्रेशर नहीं था, मतलब अंदर ही इनहेरेंट एक विश थी कि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब मतलब वही एकेडमिक बैकग्राउंड लेके जैसे एसआरसीसी में हुआ, फिर उसके बाद जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो ये पता था कि मतलब एक साइड है कि यूपीएससी करना है। बट उस टाइम पे मेरा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उससे मुझे काफ़ी लगाव था। इस वजह से मैंने फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप में भी ट्राई किया, तो वहाँ पे भी मतलब आई वाज ऑल इंडिया रैंक होल्डर।
तो सर मतलब वो चीज़ें ना एक एक्सपोजर देती हैं आपको कि ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप ये क्लियर कर सकते हो, और कदम कदम पर आपके पास सेल्फ डाउट आएगा, बट आपको ये सारी चीज़ें जब आपके फाउंडेशन होती है कि चलो मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो ये चीज़ आपको एक पुश देती है कि वाई नॉट दिस देन। तो मैं उस टाइम पे आई कंप्लीटेड माई कंपनी सेक्रेटरीशिप, आई कंप्लीटेड SRCC एंड साथ साथ MCOM चल रहा था। तो आई हैड जॉइंड अ कंपनी, वहाँ पे एक कॉर्पोरेट जॉब थी, जैसे एक जॉब होती है कॉर्पोरेट जॉब, उसमें मतलब कोई ऐसे टाइमिंग का नहीं होता कि यू आर सपोज टू वर्क फ्रॉम 9 to 5, बट इट इज़ जनरली 9 to 9। एंड देन आई थॉट कि अगर मैं इतना टाइम एक कंपनी के लिए दे रही हूँ, वो जो कि मतलब रीजनेबल है, एक्सपेक्टेड है, और वो मुझे काफ़ी एक्सपोजर भी दे रहा है, बट आई नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। तो मुझे वही उतना ही टाइम अपनी कंट्री के लिए भी देना चाहिए कि इफ़ आई एम दैट ब्लेस्ड कि मम्मी पापा का साथ है और एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो वाई नॉट ट्राई फॉर UPSC। Then after 1 year of my experience, work experience, I decided to quit, and then I decided to go on fully into UPSC CSC. But now fate had different plans, sir, क्योंकि मतलब पूरे थ्रू आउट टॉपर रही हूँ मैं। अब मेरा भाई तो मुझे निकनेम ही ऐसे बुलाता है, टॉपर। तो मतलब वो होता है कि थोड़ा सा ना अंदर से वो होता है कि एक आप मतलब पेडेस्ट्रियल पे चढ़ जाते हो अपने दिमाग में कि यार मेरे लिए तो क्या ही मुश्किल है। एंड देन UPSC इज़ अ इक्वलाइज़र, वो इसी वजह से है क्योंकि वो आपको एक ही लेवल पे लेके आएगा। सो मतलब मैंने पहला अटेम्प्ट तो मैंने यही सोच के दिया था कि चलो ठीक है, निकल जाता है तो सही है। मतलब तब तक तो मेरी चल रही थी जॉब। फिर उसके बाद वो नहीं निकला, आई डिडंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट। मैंने कहा ठीक है, एग्ज़ाम था और नहीं दे पाए इतने टाइम, तो कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड, हर चीज़ की, मतलब जैसा प्री बस जैसे तैसे निकल जाए कुछ भी करके, बट वो नहीं निकला। तो वो सबसे बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ का कि इतना बड़ा फेलियर, कि मेरे को ऐसे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि यार तू एक बार ना प्रिपेयर करना शुरू कर एंड हो जाएगा तेरा। तो मैं भी उसी में चीज़ में थी। वी आर एक्चुअली ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर आर इन अ कोकून। हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं, हम अपने फैमिली से घिरे होते हैं, फ्रेंड्स से घिरे होते हैं, दे आर वेरी इनकरेजिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्ज़ाम। तो उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि कितना बड़ा एग्ज़ाम है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। देन आई एनालाइज्ड कि मैं क्यों फेल हुई। क्या उस टाइम पे उतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं थी? क्या उस टाइम पे मतलब घबरा गई, या हेल्थ ने साथ नहीं दिया? तो आई काइंड ऑफ एनालाइज द एंटायर थिंग। फिर जब मैंने एनालाइज किया अपने फेलियर्स को, फिर माई मदर्स सपोर्ट वॉज देयर कि नहीं, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, यू आर मेंट फॉर दिस। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर लगता था कि यार चलो अपने लिए नहीं, बट मदर और फादर के लिए करना चाहिए। तो फिर अगेन मीनवाइल आई वाज एसोसिएटेड विद वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो कि ठीक है, ये भी तो पता चले कि पैटर्न है क्या। कि क्योंकि हम जब न्यूज़ में पढ़ते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया है, तो सिमिलर सी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हो जाती हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा तो हमारा क्यों नहीं होगा। तो इस वजह से वो एक्सपेक्टेशंस क्या वो रियलिस्टिक हैं और क्या वो एक्चुअली में अचीवेबल है, उसको गेज करने के लिए यू गेट इन टू दी फील्ड। अब वहाँ पे मैंने देखा कि प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अच्छे से उसको एनालाइज किया। थोड़ा सा अपने जो कॉन्फिडेंस में थी उसको रीजनेबली मतलब आई केम ऑन ग्राउंड कि हाँ अच्छा ये है। तो सर फिर उसके बाद इसका फायदा आपको मिला वैसे, और आप Yes, sir. 2020 में यू रीच द इंटरव्यू स्टेज। तो Right, आपने धड़ल्ले sir. से प्रीलिम्स में सब निकाल लिया Right, और sir. इंटरव्यू स्टेज तक आ Right, गए, sir. व्हिच इज वेरी क्लोज Yes, टू sir. द मेकिंग टू द फाइनल Yes, लिस्ट। sir. और वहां से निकलना, वहां से निकल जाना, और उसके अगले अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स नहीं होना, जो Right, sir. पिछले एक हफ्ते में बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। Sir. इस बार 23rd को रिजल्ट आया, 28th को प्रीलिम्स था। आई नो सो मेनी ऑफ देम हु वर सो गुड कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, और कल उनका परसों उनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है। तो इस स्टेज में ना आई थिंक दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द Right, रॉक sir. बॉटम जहाँ पे एक एस्पिरेंट गिर सकता है। राइट सर। इस सिचुएशन में आप भी थे एक टाइम पे। राइट सर।
अब यहाँ से कैसे उठे और उस टाइम क्या हो गया था ज़िंदगी में, उस टाइम क्या ही हो रहा था, मुझे ये समझाओ पहले। सर जब आई मिस्ड द इंटरव्यू और जो फाइनल लिस्ट में डिवाइन लिस्ट जिसको कहते हैं उसमें नाम नहीं था, तो पहले तो फिर वही हुआ कि माय मदर सेड कि तू कोई और लिस्ट देख रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा नाम ना हो। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब यहाँ गलती हुई है। उस टाइम पे था रॉक बॉटम सर, बट वही है कि कैसे तैसे करके अपने आप को समझा के, उस टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं एस्पिरेंट्स को, नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, एंजाइटी, पैनिक, तो वो सारी चीज़ों को कॉन्कर करके भी आई सेड कि ठीक है एक और अटेम्प्ट देना बनता है। और व्हाट्स द हार्म, मेरे लिए था कि अब 15 डेज में है दोबारा प्री, तो व्हाट्स द हार्म, दे देते हैं। तो वो दिया अटेम्प्ट, फिर वो नहीं हुआ तो वो ज़्यादा बड़ा फेलियर था कि एक बार आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हो, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, एवरी वन थिंग्स कि अब तो आप प्रो हो गए हो प्री में, अब प्री के लिए क्या ही बचा है। बट सर इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी भी जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों का नहीं हो पाया है, इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो 3 स्टेजेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और मेरे लिए मुश्किल वो प्री ही रहेगा हमेशा। उसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा एक रैंडम उसमें लाइन ऑफ थॉट पे चला जाता है कि अगर आपने पढ़ा है कहीं तो वो चीज़ मतलब थोड़ी सी कॉन्कर करनी मुश्किल हो जाती है। मेंस में इट्स लाइक कि आप जितनी मेहनत करोगे उसी का रिवॉर्ड आपको मिलता है, बट प्री में देयर इज़ नो सर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट। और सर फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब आपका प्री नहीं होता इंटरव्यू के बाद, तो वो फियर ऑफ फेलियर दैट गेट्स इनग्रेन्ड इन यू एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ। इस टाइम क्या डू यू रिक्वायर अ मेंटोर? वहाँ पे एक गाइडेंस, क्योंकि एकदम रॉक बॉटम आ गए हो यार, Exactly, इंटरव्यू तक पहुंच गए, प्रीलिम्स नहीं हुआ, 10-15 दिन बाद ही दिया, नो मैटर व्हाट लोगों को तो ये लगेगा कि वेल इक्विप्ड था ये तो प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ मेंटोर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे एक राइट मेंटोर क्या क्या कर सकता है, राइट बताओ। सर। सो सर यहाँ पे मुझे ये इसीलिए मुझे लगता है कि डेस्टिनी ऑलवेज प्लेज अ रोल इन योर लाइफ, कि डेस्टिनी के थ्रू आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मुझे अजय चौहान सर हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी पहली बार। तो अब मेंटर यही करता है आपको कि आपको वो बताएगा कि आप यहाँ इसमें घुसे क्यों थे, व्हाट वाज द रीज़न, आपका इंटेंशन क्या था, व्हाट वाज योर मोटिव बिहाइंड इट। तो वो चीज़ें जो वो डस्ट जम जाती है फेलियर की ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो डस्ट साफ करता है। वो बताते हैं कि यार यू आर केपेबल, डोंट एवर जज योर सेल्फ वर्थ बाय द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो वो नहीं होना चाहिए, यू आर केपेबल टू डू इट एंड यू विल डू इट। कि वो होता है ना कि भगवान के घर में देर तो है बट अंधेर नहीं है। और ऐसे ही यूपीएससी आपका जो सिलेक्शन है वो डिले ज़रूर कर सकता है, वो रोक नहीं सकता। दैट इज़ ट्रू सर। तो वहाँ पे जो अजय सर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आई वॉज इमोशनली आई वॉज डेवस्टेटेड, मतलब मेरे अंदर था कि बस अब हो गया और नहीं देना, आई एम नॉट रियली वर्थ इट, कि मतलब शायद मेरे अंदर ही कमी है। यहाँ पे एस्पिरेंट्स अपना सेल्फ वर्थ डाउट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ऑफ कोर्स मेंटोर के अलावा भी वो तो ऑफ कोर्स एक सपोर्ट सिस्टम हो गया, बट झेलना तो खुद को ही है, वी हैव टू फाइट द बैटल। एग्जैक्टली सर। वो बैटल कैसे लड़ी आपने? सर उस टाइम पे यही हुआ मेरे साथ कि मैंने यही सोचा कि मैं केपेबल हूँ, आई वोंट लेट द एग्ज़ाम डिसाइड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। तो वही होता है कि जैसे कहते हैं ना कि गुड डेज शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड बैड डेज शो यू व्हाट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ। तो ये चीज़ होता है कि वो बैड डेज वो आपकी लर्निंग बन जाते हैं बाद में। तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को उठा लो ना, एक लास्ट पुश मार लो ना। उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ये कहती थी कि ना जिनके नसीब जो है ना वो बड़े ऊंचे और मस्त होते हैं ना, उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जो बात है ना वो मेरे अंदर ही रह गई कि अब तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मतलब कैसे भी करके ना आई हैव टू बी द परफेक्ट पर्सन टू डू दिस। और उसके बाद सर फिर उसके बाद शुरू से प्री मतलब बेस से शुरू किया मैंने, फिर से मतलब सारी एनसीईआरटीज़ सब कुछ जो भी प्री के लिए रिक्वायर्ड था 12-12 घंटे। एंड वो एक जुनून हो जाता है कि नहीं अब प्रूफ करना है, गलत है। तो सर वहाँ पे भी मतलब आप मानोगे नहीं कि जब इंसान इतना कर लेता है ना तब भी मुश्किलें आती हैं, बहुत बहुत मुश्किलें आती हैं। अब जैसे उस टाइम पे भी मेरे साथ बहुत हेल्थ इश्यूज़ आए हैं,
तो जैसे मुझे ये याद है कि प्री के टाइम पर ऐसा हो गया था कि मतलब इतना दर्द में मैंने प्री दिया है, वो कुछ रीजंस थे उसकी वजह से, एंड आई वाज लाइक कि अब होगा कि नहीं होगा। बट देन उस टाइम पे आपको सोचना है कि जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वो आपको मिल जाएगा। बस आप अपना इंटेंशन प्योर रखो, आप अपना कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये रखो कि आई एम अ action oriented person. I need to focus on my action. I need to trust the process and then I'll get the result as and when it is meant to be. तो वहाँ पे सर मुझे था कि हाँ ये चीज़ें इस चीज़ से निकलना है बाहर, एंड इवेंचुअली योर एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड सर। राइट, तो परसों जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, योर टू सेंस ऑन दैट, because so many rankers I know who have got into the list also, they re-attempted and they could not improve their rank. Sir. तो ऑफ कोर्स ये प्रीलिम्स जो है थोड़ा समाज के लिए बता दो, जो एस्पिरेंट कम्युनिटी के बाहर देखते रहते हैं यूपीएससी इंटरव्यू, बिकॉज कॉमन लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि प्रीलिम्स इक्वली टफ है। उनको लग रहा है ये फर्स्ट स्टेज है, अगर ये फर्स्ट स्टेज नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो हल्वा टाइप का बना दिया, प्रीलिम्स नहीं हो रहा इससे तो भी कुछ नहीं होगा। वो मिथ एक्चुअली ब्रेक कर दो कि कल परसों का पेपर कैसा था एक्चुअली में, और प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स को लेके आपने क्या क्रैक किया है इतने सालों में। राइट सर। सो प्रीलिम्स एक्चुअली अभी भी सबसे मेरे लिए पर्सनली तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज है ही, क्योंकि रीज़न यही है कि प्रीलिम्स में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे जो अभी 2-3 दिन पहले जो पेपर हुआ है उसमें द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ क्वेश्चन राइट इज़ लाइक मतलब वो ये कि भगवान के ऊपर है क्या सोच के। मुझे अब यही थोड़ा सा मुझे रैंडमनेस उसमें ज़्यादा लगी है, और रीज़न सर वही है इसका ना कि मतलब प्री में इट्स लाइक यू नीड टू नो एवरीथिंग, एंड ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट स्टेज है, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो वहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स भी चेक हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी नॉलेज भी चेक हो रही है, वहाँ पे आपकी बिलीफ भी चेक हो रहा है कि आप कितना अपनी नॉलेज पे बिलीव कर रहे हो। और थोड़ा सा मतलब ये रैंडमनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से मतलब मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं कि जिनका 5 अटेम्प्ट में हर बार प्री निकला हो और इस अटेम्प्ट में प्री ही नहीं निकल रहा। तो दैट इज़ लाइक कि आप मॉक्स में 120 प्लस क्रैक कर रहे हो, यहाँ पे आपकी 60 भी नहीं बन रही। बहुत ज़्यादा चांस ड्रिवन हो चुका है ये चीज़। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर एक एस्पिरेंट बहुत फोकस्ड तैयारी करे, मतलब जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, PIB है, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए, रादर देन जैसे हम क्या सोचते हैं कि मेंटली हम ये सोचते हैं कि यार फरवरी वील स्टार्ट और जून तक एग्ज़ाम होगा, सो वील be able to crack it. But I feel that prelims is an all-round process कि all year round you have to have that essential curiosity कि अगर मैंने कुछ न्यूज़पेपर में देखा है, अगर मैंने कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज में देखा है, तो आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट, आई नीड टू फर्दर गूगल इट या सर्च इट कि और उसके बारे में जानो, वो मेरी एसेंशियल क्यूरियोसिटी का पार्ट बन जाए कि क्यों है ऐसा। तो आई थिंक दैट इज़ द टेक्निक टू क्रैक प्री। बट दैट सेड सर कि रैंडमनेस और लक तो वहाँ रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। Of course, when we talk about mains, you improved a lot in your ethics paper. I think you are very good at it. तो मेंस को लेके दिस से दैट डिफाइंड सिलेबस है, तो चलो प्रीलिम्स से तो जिनको प्रीलिम्स का फेलियर होता है वो कहते हैं कि चलो मेंस पर सिलेबस तो है, कुछ तो लिख के आएंगे, कुछ तो करेंगे वहाँ जाके। बट वो भी एक अलग गेम है ऑफ कोर्स। 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चंस हैं, 2 पेपर होते हैं, हाथ की हालत खराब हो जाती है लिखते लिखते। तो हाँ, मेंस को लेके आपने क्या क्रैक किया, एंड व्हाट इज योर लर्निंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेंस? बिकॉज आई हैव सीन मेंस इज द डिसाइडर। इस बार इंटरव्यूज में भी मैंने देखा जिनका मेंस का मार्क्स अच्छा था, दे अल्टीमेटली गॉट इनटू द लिस्ट। इंटरव्यू और प्रीलिम्स का बहुत बड़ा रोल नहीं था जितना मेंस का रोल होता। मेंस किंग है इस एग्जाम का। सो मेंस को लेके व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट कम्युनिटी? सर आई थिंक मेंस में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्रैक्टिस, वहाँ आप बिना प्रैक्टिस के नहीं जा सकते, आपका हाथ नम पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस इज़ असेंशियल कि आप 2 टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, आप 3 टेस्ट सीरीज़ अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कंफर्टेबल लगता है। बट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बाइबल है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि चाहे क्वेश्चंस ना रिपीट होते हो, थीम्स हमेशा रिपीट होते हैं।
और जो भी चीज़ें चल रही होती हैं न्यूज़ में उसी से रिलेटेड थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज आफ्टर प्रैक्टिस आई थिंक कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक इंटरकनेक्शन बिठाना. जिससे आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो यू नेवर ट्राई टू आइसोलेट दैट. वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोसाइटी, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. तो वो चीज़ आपने दिमाग में बिठानी है कि वो ब्रांच आउट करना है कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन इन सोसाइटी, कैसा होगा, हिस्ट्री का क्या रेलेवेंस है, जोग्राफिकली क्या है उसका, एथिक्स का क्या रेलेवेंस है. तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको हेल्प करेंगी. और सर इसमें मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं, जो कि सब कहते हैं, एक है एस्से और एक है एथिक्स, अपार्ट फ्रॉम योर जीएस. उसके अलावा सर ऑप्शनल में कमांड होनी चाहिए. अब जैसे एस्से और एथिक्स में आई फील कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े फिलोसफिकल साइड पे ज़्यादा है. इस वजह से यू नीड टू कैच द एसेंस. तो ये कोई जैसे होता है ना कि अब किताबी ज्ञान यहाँ पे ना थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा. वहाँ पे एज अ पर्सन व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो वहाँ पे वो चीज़ पेपर पे उतारनी है. एंड दैट कम्स बाय प्रैक्टिस ओनली. तो ये अब इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा इस पे भी बताना चाहूँगी कि अब जैसे मैंने थोड़ा सा ना गीता या महाभारत या स्टोरीज़ जो इंडिया की स्टोरीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया कि अच्छा रामायण में ये क्या सीख दी गई है कि, और महाभारत में क्या सीखी, हाउ टू ओवरकम एथिकल डिलेमास. तो ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आनी चाहिए कि मतलब वो वैल्यूज़ जो हैं हमारी, जो इंडियन वैल्यूज, एग्जैक्टली सर. तो वो इंडियन वैल्यूज़ जो मतलब हर एक इंडियन हाउस होल्ड की एक तरह से ट्रेजर है, उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा मतलब उस पर भी ध्यान देना है और वो अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है. और हमारे पास एथिक्स में ना एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है सर. इतने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इतने सोशल वर्कर्स हैं हमारे पास, तो उनके एग्जाम्पल से हम रोज़ सीख सकते हैं. तो वो चीज़ें आप एथिक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, एसे में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जो फिलोसफिकल साइड है वो आपकी कवर्ड है वहाँ पे. और एथिक्स में सर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो जैसे टर्मिनोलॉजीज़ पूछी जाती है तो उसका एक फेयर आइडिया होना चाहिए एस्पिरेंट्स को कि किस चीज़ में क्या क्या लिख सकते हैं हम. तो वो टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको, उसके लिए सर सिलेबस इज़ द थिंग कि सिलेबस उसको एथिक्स में थोड़ा सा सिलेबस वाइज प्रिपरेशन होगी. और सर जैसे ऑप्शनल है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. हाँ जी, मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बहुत रिजर्व्ड है, बहुत कम लोग करते हैं. एंड यू आर फ्रॉम एसआरसीसी आल्सो, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? कोई एवरेज बीकॉम वाला उसको एस्पायर कर सकता है क्या? एक तो ये क्वेश्चन है. और कॉमर्स और अकाउंटेंसी क्योंकि यू स्कोर्ड वेरी गुड इन योर ऑप्शनल, तो ऑफ कोर्स क्या एवरेज वाले कर सकते हैं? एसआरसीसी से होना इंपॉर्टेंट है. सर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्चुअली. जो ये ऑप्शनल है ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है. अब मैंने ये भी सुना है कि कई लोग इसको नहीं प्रेफर करते, ऑल्दो हैविंग अ बैकग्राउंड इन कॉमर्स दे डोंट रियली प्रेफर. इंटरलिंक नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो सर मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए थोड़ा सा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रिस्पाइट था कि मैं जीएस पढ़ रही हूँ, अब मुझे थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स में बैलेंस शीट मैच कराना है. तो वो चीज़ मेरे लिए ना काफ़ी अच्छा एक वो था कि मूड फ्रेश हो जाता है. तो दैट इज़ वन थिंग. और सर ऐसा कुछ नहीं है कि एसआरसीसी वाले कर सकते हैं और कोई कर सकता है. मतलब ये तो आपकी खुद की क्रिएटिव राइटिंग पे है. अब ऑप्शनल में भी बहुत क्रिएटिव राइटिंग लगती है. आपको अवेयर होना पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है. अब जैसे लॉकडाउन है तो उसका हमारी कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं इनको इनकॉर्पोरेट करते रहना है. एंड दैट इज़ द थिंग. और सर ये जो ऑप्शनल है ये थोड़ा सा मैं मानती हूँ ट्रिकी है, बट व्हेन गिविंग एन एडवाइस to aspirants कि to which optional to go for, I think कि किसी चीज़ में आपका बैकग्राउंड होता है, किसी चीज़ से आपका लगाव होता है. अब जैसे मेरे लिए कॉमर्स बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो अब मेरा उस चीज़ से लगाव है तो मैं उसमें ज़्यादा एफर्ट्स दे सकती हूँ. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स वो लिखने में बहुत मज़ेदार है कॉमर्स ऑप्शनल. और जैसे न्यूमेरिकल्स करना या किसी चीज़ से भी कनेक्ट करना, इतनी थ्योरीज हैं, तो मतलब वो भी एक आपको ना दिमाग खोलती हैं आपका. और मतलब यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, वो ब्रॉडन्स योर होराइजन. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड एस्पिरेंट्स कि अगर आपका कोई भी मतलब वो है इनहिबिशन है कि नहीं कॉमर्स में नहीं आते मार्क्स, तो ऐसा कुछ नहीं है. अपना थोड़ा सा वो रखिए कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इस ऑप्शनल के साथ. आई एग्री, बट सर इट इफेक्टिवली पेज ऑफ. पर्सनालिटी टेस्ट पे आते हैं. उसको लोग इंटरव्यू कहते हैं, बट वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है यूपीएससी के लिंगो में.
एंड आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं, एक में आपका नहीं हुआ, दूसरे में आपकी रैंक आ गई। Yes. और आपके मार्क्स, आपकी पर्सनालिटी 200 प्लस वाली होती है ऑफ कोर्स, बट एक बार आपके 183 आए और फिर गिर के 170 हो गए। Right. राइट। सो पर्सनालिटी टेस्ट क्या चीज़ है, ज़रा बता दो सबको कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चाहिए होता है जिससे हम वहाँ पे उस लिस्ट में आ जाए वो क्रॉस करके। राइट सर। तो सर जैसे हर एक जो यहाँ पे स्टेज है, जैसे प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं आपकी। अब इंटरव्यू में ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, हाउ कामली आर यू एबल टू आंसर क्वेश्चंस, हाउ क्लियरली कैन यू आर्टिकुलेट योर ओपिनियंस, एंड उसके अलावा एक थोड़ी सी प्लेजेंट पर्सनालिटी हो। बाय प्लेजेंट आई मीन कि ज़्यादा अग्रेशन ना हो आपकी पर्सनालिटी में, यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग। बट ये भी लोगों को लगता है कि इसमें भी ये सब चीज़ें रट के चले जाओ। एक्चुअली होता क्या है सर कि हमारे पास आदत ये होती है कि लिखना है ऑब्जेक्टिवली और उसके बाद मेंस देना है सब्जेक्टिवली, और फिर वही चीज़ों को दिमाग से निकाल के क्लियर कोहेरेंट सेंटेंसेस में डालना है, एंड दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क। बट अगर आप उसको उस सेंस में देखें कि इट्स जस्ट कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल लोगों से वहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा होन कर लें कि मतलब मैं जो भी कहूँ वो मिसकंस्ट्रू ना हो जाए। तो वो चीज़ अगर उस सेंस में देखी जाए कि बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं वहाँ पे, वो आपसे आपके ओपिनियंस पूछेंगे कुछ चीज़ों पे, आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी थोड़ा सा भी प्रिटेंस लेके आओगे तो वो वहाँ पर आपको कैच कर लेंगे। बट बहुत ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे आपने बता देना है कि ये मेरा ओपिनियन है। तो पर्सनालिटी यही होती है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है सर वो। तो अगर आप मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस दे कुडंट अटेम्प्ट, they were very मतलब politely they said कि sorry sir I am not able to attend, and then also their interview was very good. Reason being कि जो उन्होंने attempt किया उसमें वो clearly बता पाए कि ये मेरा stand है, अपना stand बताना है, ज़्यादा कुछ फ्लारी लैंग्वेज में ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं होती, बट वही है कि उसको clearly articulate करना है and just be very मतलब नॉर्मल उस दिन। तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा इस चीज़ का हाइप बहुत बना हुआ है कि पर्सनालिटी टेस्ट है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स जस्ट अनदर डे। तो आप उसको थोड़ा सा मतलब वो काम डाउन होके जाएं वहाँ पर। दैट इज द थिंग सर। And how was your experience with Civil's Daily Interview Guidance Program? सर सिविल्स डेली में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हटके था। उसका रीज़न ये है कि जो मैं यहाँ पर जब मैं आई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, द पैनल मेंबर्स वर वेरी वेरी नॉलेजेबल इन द सेंस कि वो जो भी मैं आंसर दे रही थी दे न्यू कि कहाँ तक मेरी नॉलेज है, और फिर उसको और टेस्ट करने की कोशिश की। एक और पॉइंट था सर कि जब मेरा ये चल रहा था विद इन द इंटरव्यू ओनली दे वर गाइडिंग मी थ्रू आउट द प्रोसेस, और उसके बाद एक बहुत कंक्लूसिवली उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर यू हैव टू वर्क अपॉन। तो एक कई इंटरेक्शंस होते हैं ना कि आपके दिमाग खोल देते हैं कि मतलब वो ऐसे होता है कि इट्स अ वेरी फ्रेश इंटरव्यू। तो वो चीज़ मेरे लिए ये काम की है सिविल्स डेली में। द पैनल वॉज रियली वेरी नॉलेजेबल। उन्होंने जो जो पॉइंट्स मुझे बताए वो मेरे बाकी इंटरव्यू में भी काम आए। तो जैसे कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस थे, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे, सो दैट हेल्प्ड मी उसमें भी वहाँ पे। So I met your mother also, and of course she is proud of you. और उस टाइम भी जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, उनकी लैंग्वेज से पता था कि मेरी लड़की एक दिन ज़रूर करेगी, एंड शी इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। तो हाँ, उनका कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि अभी रिजल्ट देख रही थी, मैं नीचे से देख रही थी और मैंने मम्मी को कहा मेरा नाम नहीं है इसमें। मम्मी कह रही गलत लिस्ट देख रही है, दोबारा चेक करो। और पहले वाले में भी सेम कहा था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मम्मी को कि नहीं इसका नाम तो होना ही है, कैसे नहीं हो सकता। तो उनका क्या सपोर्ट सिस्टम है, ऑफकोर्स पेरेंट्स का कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि मैंने तो मदर से इंटरेक्ट किया तो वही पूछ पा रहा हूँ, बट पेरेंट्स का कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम था नीपा इस पूरी जर्नी में? डेफिनेटली सर, मतलब पेरेंट्स के नाम पे तो मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि जो डेफिनेटली हर बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स तो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट मेरा कभी था ही नहीं, रिज़ल्ट तो मेरे माँ बाप का था कि उनकी जो परवरिश है, उनके जो संस्कार है, दैट एक्चुअली प्रूव्ड कि हाँ यहाँ पर आके
वी आर देयर फॉर यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में सर, छोटी से छोटी चीज़ में। मतलब यू वोंट बिलीव कि हर एक प्री में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मेरे साथ जाते थे। मतलब वो मुझे बाय कर रहे हैं और मैं तो मुझे मीठा दही चीनी खिला के भेज रहे हैं। तो वो चीज़ें मेरे लिए, मतलब मेरी मम्मी ने जब मेरे मेंस थे तो पूरा टाइम अपने जॉब से पूरा ऑफ ले लिया था। शी वॉज लाइक टोटली कॉन्सेंट्रेटेड कि मेरी बच्ची को जो चाहिए वो वहाँ पर हो। तो उनका जो सैक्रिफाइस है, और मतलब जब मेरा रिजल्ट आने वाला था उनको नहीं नींद आती थी, एंड आई वाज लाइक मैं उनको कर रही कि मम्मी ठीक है कोई बात नहीं। और वो चीज़ें जो होती हैं वो मतलब इतना बड़ा सपोर्ट होता है सर। विदाउट फैमिली आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल हो जाता है करना। आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो बट ओनली व्हेन यू हैव योर फैमिली सपोर्ट। तो वो चीज़ आप ये सोचिए कि अब उनका भी तो कितना बड़ा त्याग है कि उनका बच्चा नहीं है, वो देश का बच्चा बन गया। तो वो त्याग देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। Absolutely. Of course, we talk about a lot of challenges in civil services exam, and then there are women-centric challenges. यस सर। कुछ महिलाओं के लिए अलग ही दिक्कतें हैं, समाज की वजह से भी, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही है, और प्लस ये इतना अनसर्टन एग्जाम है। लड़कों को थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, लड़कियों को शायद कम मिलती है। तो विमेन सेंट्रिक क्या चैलेंजेस हैं? सिंस दिस टाइम टॉप 4 रैंकर्स आर विमेन। लड़कियों ने ही बाजी मारी और बहुत टाइम से बाजी मार रही हैं, और उनका रेशियो इम्प्रूव होता जा रहा है हर साल। सो एज अ वुमन हु हैज सीन मोस्ट ऑफ योर 20s, क्या आपका मैसेज है और कितना चैलेंजिंग होता है एक वुमेन एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी जैसे एग्जाम के बारे में सोचना, स्पेशली वो जो टियर 2 टियर 3 में है, राइट सर, उनके लिए भी? राइट सर। सर एक तो यही होता है कि मतलब ये ज़्यादा मुश्किल है लड़कियों के लिए। उसका रीज़न वही है कि जैसे आपने बोला कि वो फैमिली प्रेशर्स होते हैं, घर पे ऐसे होता है कि शादी कर लो अब एक एज के बाद, नहीं होता तो वो रेपिटेटिव फेलियर्स। अब लड़कियों को ना दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द प्रोसेस ऑल्सो, तो वो फेलियर्स और ज़्यादा लगते हैं। थोड़ा लड़कों को ये लगता है कि ठीक है नहीं हुआ इस बार, नेक्स्ट टाइम विल बी श्योरली इन द लिस्ट, बट लड़कियों को ना सेल्फ डाउट बहुत होता है। तो ये प्रोसेस ही पूरा का पूरा इस वजह से ऐसे डिज़ाइंड है कि आप हर एक प्रोसेस मतलब हर एक उस पर अपना जो सेल्फ डाउट है उसको एलिमिनेट करते जाएं। तो मेरे लिए ना ये एम्पावरिंग है, काफ़ी एम्पावरमेंट देता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस लड़कियों को। और जो टियर 1 और टियर 2 से आ रहे हैं उनके तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो एक मेंटालिटी है कि घर के काम भी लड़की करेगी और पढ़ेगी भी लड़की और बाहर जाके भी लड़की काम करेगी। तो जैसे अभी भी है कि आउट ऑफ 300+ सिलेक्शंस फ्रॉम 900 आर विमेन। यस। तो आई डोंट थिंक कि वो कोई और उसका सब्सटैंशिएटिव प्रूफ चाहिए कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और टॉप 4 जैसे आपने बताया कि रैंक विमेन की ही है, तो वही है कि बट एक और मुझे पता है बात कि ना लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। तो मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब दे आर कंसिस्टेंटली पुटिंग एफर्ट into everything that they're doing. Right. And it is a very proud moment for India कि इतनी सारी सिलेक्शंस हुई हैं, इतना ज़्यादा एक जेंडर इंक्लूसिविटी हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। और बस वही है कि अपने इस जो शैकल्स हैं उसको खुद ही तोड़ना पड़ेगा लड़कियों को। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और अब आपकी रैंक आ गई है 144। इट वाज योर 5th attempt, you still have 1 attempt left. You are an IPS, you'll be getting an IPS सर्विस। बहुत लोग आपको कहेंगे कि नीपा स्टेलर रिकॉर्ड है, SRCC है, पीछे इतना दिमाग वाला काम आपने किया है, IAS के लिए ट्राई करो, पॉलिसी मेकिंग में जाओ। उतने ही लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे, जो IPS फैन है, कि नहीं, वर्दी एक अलग चीज़ होती है, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस इज रिक्वायर्ड, एम्पैथी विमेन की चाहिए पुलिसिंग में, और वो आपको एक IPS के लिए भी कन्विंस करेंगे। उतने ही लोग आपको IAS के लिए कन्विंस करेंगे। तो नीपा मनोजा क्या फील कर रही हैं अभी कि IAS बनना है कि IPS पे सेटल डाउन हो जाना है? सर ऐसे सेटल डाउन नहीं है मतलब IPS के लिए। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर पुलिस सर्विस। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो ये फील्ड जॉब है, ये जो वर्दी है, इसका अपना एक मज़ा भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जहाँ पर भी मेरी सेवा लिखी है ना कि ये काम है, ये तुम्हारा काम है, यहाँ पे तुमने सोसाइटी को सर्व करना है, वो मैं ग्लैडली एक्सेप्ट कर लूँगी। बट ये होता है सर कि मतलब एक इंसान को होता है कि अपने जितने भी अटेम्प्ट दिए गए हैं उनको
जुडिशियसली यूज़ करे। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है सर। और जो एक्चुअली में डेस्टिनी मुझसे कराना चाहती है, आई विल बी ग्लैडली डूइंग दैट विदाउट अ स्पेक ऑफ रिग्रेट इन फ्यूचर। तो सर वही है कि जैसा फ्यूचर में मेरे लिए काम डिसाइड होगा, जैसी मेरी डेस्टिनी होगी, जैसे मेरे कर्म लिखे होंगे, आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट। Absolutely amazing, Nipa. It was a pleasure talking. Trust me, you're so clear-headed, and the philosophy of life you have understood so well. Thank you, sir. And absolute delight and absolute honor to talk to you. I'm sure you will do very well in the services, be it IPS or IAS, or if you get IFS also. You are the perfect representation for the civil services. Thank you, Best sir. wishes, Nipa. Thank you so much. Thank you.